we're going to start chapter 61 arterial disorders and this is from unit 10 vascular surgery जिसमें हम venous and lymphatic disorders भी पढ़ते हैं. First page में एक ही high yield path है which is the basically the crux of the matter कि arterial stenosis यानी narrowing and occlusion क्यों होती है, या तो atherosclerotic plaque बनने की वजह से या फिर किसी thromboembolic phenomena की वजह से. जो हम आर्टीरियल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं ना सर्जरी में, दे कैन बी बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक. दोनों की अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस हैं, अपनी अपनी इम्प्लिकेशंस हैं, अपनी अपनी मैनेजमेंट भी है. आज हमने बेसिकली स्टार्ट करना है विद क्रॉनिक स्टेनोसिस यानी क्रॉनिक आर्टीरियल स्टेनोसिस. ठीक है, एंड कॉज वही है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आर्टरीज बंद हो रही हैं. ठीक है ना. एंड विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर वी कंसर्नड विद? जनरल सर्जरी में कौन से लोग हैं जो कि प्रेजेंट करेंगे विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस? जाहिर सी बात है, पीपल हु आर प्रेजेंटिंग विद लोअर लिम्ब इस्कीमिया. ठीक है, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से उनकी जो लोअर लिम्ब की आर्टरीज़ हैं वो नैरो हो रही हैं और इस नैरोइंग की वजह से सिम्टोमेटोलॉजी के साथ वो प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो क्या क्या स्टेजेस होती हैं क्रॉनिक लोअर लिम्ब इस्कीमिया की? जो सबसे पहली स्टेज है ना, दैट इज़ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. उसके बाद वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट पेन. इसके बाद वी हैव अल्सरेशन एंड गैंग्रीन का कॉन्सेप्ट. उसके बाद वी विल ऑब्जर्व कि देयर विल बी चेंजेस इन कलर, टेम्परेचर, सेंसेशन एंड मूवमेंट, और फिर आर्टीरियल पल्सेस भी अफेक्ट होंगे. ठीक है ना. सो शुरू में जब एक पेशेंट डेवलप कर रहा होता है ना क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया, तो जिस साइंस एंड सिम्टोमेटोलॉजी के साथ वो प्रेजेंट करता है ना, उससे हम कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. इंटरमिटेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर वक्त नहीं होती, बीच बीच में होती है. तो ऐसे पेशेंट्स बिल्कुल ठीक होते हैं, दे डोंट हैव एनी पेन इन द लोअर लिम्ब. ठीक है, व्हेन दे आर रेस्टिंग. ठीक है, व्हेन दे आर नॉट मूविंग. ठीक है, बट जैसे ही वो चलना स्टार्ट करते हैं तो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वो एकदम से डेवलप करते हैं डिबिलिटेटिंग किस्म का क्रैम्पिंग पेन अपने लोअर लिम्ब में. ठीक है, एंड जब वो रेस्ट करते हैं ना तो विद इन 5 मिनट्स वो पेन ठीक हो जाता है. अब जो क्लॉडिकेशन डिस्टेंस है ना, यानी कितना चलने के बाद सिम्टम ऑनसेट हो रही है, वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम सेवेरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स डिजीज़ प्रोसेस. इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन क्यों होती है? बिकॉज एथेरोस्क्लेरोटिक नैरोइंग हुई हुई है ना लोअर लिम्ब की वेसल्स की, लेकिन रेस्ट पर जो रिक्वायरमेंट है वो फिर भी फुलफ़िल हो रही है, यानी ब्लड फ्लो सफिशेंट है टू प्रोवाइड द नीडेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस. लेकिन जैसे एक इंडिविजुअल चलना स्टार्ट करता है और एक सर्टेन क्लॉडिकेशन डिस्टेंस तक वो चलता रहता है, तो एट दैट पॉइंट जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो एक्सीड कर जाती है सप्लाई को. अब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू होती है, लैक्टिक एसिड जमा होता है, इसीलिए पेशेंट डेवलप करता है क्रैम्प लाइक पेन. लेकिन जैसे ही वो रुक जाता है ना, रेस्ट करता है, तो विद इन 5 मिनट्स सारा लैक्टिक एसिड रिमूव हो जाता है एंड पेशेंट इज़ बेसिकली इज़ फाइन नाउ, द पेन हैज़ डिसिपेटेड, ठीक हो गया है पेन. तो ये बात इंपॉर्टेंट है. इसलिए अगर एक इंडिविजुअल को पेन हो रहा है फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, यानी जैसे ही वो चलना शुरू कर रहा है, देन इट इज़ अनलाइकली टू बी इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. रेस्ट पर नहीं है, लेकिन जैसे ही चलना शुरू कर रहा है उसको पेन हो रहा है, तो इट्स नॉट इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, इट कुड बी समथिंग एल्स, मे बी अ जॉइंट कंडीशन लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस. और अगर पेशेंट को चलते वक्त पेन हो रहा है, बैठे हुए नहीं हो रहा, और वो पेन विद इन 5 मिनट्स ऑफ रेस्ट रिजॉल्व नहीं करता, देन इट कुड बी समथिंग एल्स, मे बी कोई नर्व कंप्रेशन हो रही है जिसकी वजह से पेन हो रहा है. नर्व तब भी कंप्रेस हो रही है व्हेन द इंडिविजुअल इज़ वॉकिंग एज अपोज टू रेस्टिंग, और जैसे वो रुकता है तो इट टेक्स मोर देन 5 मिनट्स फॉर द पेन टू रिजॉल्व. इसका मतलब है इट्स अनलाइकली टू बी इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. अगेन यहाँ पर उन्होंने क्लॉडिकेशन डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वेरी करता है फ्रॉम डिजीज़ सेवेरिटी. वो पूछ सकते हैं कि वो कौन सी वेसल है या कौन सी आर्टरी जो कि सबसे कॉमनली इफेक्ट होती है जिसकी वजह से इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होती है. 70% केसेस में द सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ द कॉमन फेमरल आर्टरी, जो कि कंटिन्यूएशन है एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की. ठीक है, तो जब सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी इन्वॉल्व होती है तो पेन किधर होती है? प्राइमरीली काफ में. इसके अलावा एओर्टो आइलिक डिजीज़ भी हो सकती है. जो एओर्टा है ना, एब्डोमिनल एओर्टा, उसने डिवाइड करना होता है इनटू कॉमन आइलिक ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट साइड. क्वाइट कॉमनली ये जंक्शन अफेक्ट हो जाता है बाय द एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस 30% केसेस में, विच मीन्स कि जब क्लॉडिकेशन डिस्टेंस तक बंदा चल लेगा तो पेन किन किन एरियाज़ में होगा? वो एरियाज़ जो कि सप्लाई हो रहे हैं बियॉन्ड दी एओर्टो आइलिक जंक्शन, यानी जो थाई है,
जो बटक्स हैं, तो इन तमाम में पेन होगा, ठीक है। इसके अलावा सेक्शुअल इम्पोटेंस भी एक फ़ीचर होता है एओर्टोआइलिक डिज़ीज़ का, बिकॉज़ वही ब्लड वेसल सप्लाई कर रही होती हैं सेक्स ऑर्गन को भी, ठीक है। इन्हीं आर्टीरियल इंसफिशेंसी होती है ना, ये इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है। हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेज है क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया की। इवेंचुअली जब एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस इतना बढ़ जाता है कि इवेंचुअली एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस इतना बढ़ जाता है कि बैठे बैठे भी पेन होता है, इसको हम कहते हैं रेस्ट पेन या फिर इस्कीमिक रेस्ट पेन, ठीक है। एंड इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमनली कौन से एरिया में दर्द ज़्यादा होता है, फुट में और काफ में। ये पेन कैसे ठीक होता है और वह कैसे वर्सन होता है। इंटरेस्टिंगली जब पेशेंट लाई डाउन कर रहा होता है ना, लेटा हुआ होता है हॉरिजॉन्टली, या उसने फीट को एलिवेट किया होता है किसी पिलो पर, तब पेन ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इतनी ज़्यादा ओक्लूजन होगी है कि ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई इज़ नॉट इनफ। लेकिन जब वो चल रहा होता है ना, यानी वो वर्टिकल होता है ना बंदा, तो ग्रेविटी की वजह से कुछ ना कुछ ब्लड फ्लो हो रहा होता है, यानी ग्रेविटी इज़ एक्चुअली हेल्पिंग विद द परफ्यूजन। लेकिन जैसे ही वो लेटता है ना, तो ग्रेविटी इज़ नो लॉन्गर हेल्पिंग, और जब वो एलिवेट करता है अपनी लोअर लिम्ब को, तो ग्रेविटी एक्चुअली अपोज कर रही होती है परफ्यूजन को। सो दे कैन एक्चुअली मेंशन दीज 2 पॉइंट्स इन अ सिनेरियो जिसमें वो पूछना चाह रहे हैं कि पेशेंट को क्या मसला है। तो ये पढ़कर आप सिम्टम में लिखेंगे कि इस सिम्टम को हम इस्कीमिक रेस्ट पेन कहते हैं, और जब पूछेंगे डिजीज़ के, तो आप कहेंगे इट इज़ पार्ट ऑफ अ डिजीज़ प्रोसेस नोन एज क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया, जो कि सेकेंडरी टू एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। इनवेरिएबली एल्डरली पेशेंट्स मेंशन्ड होंगे सिनेरियो में, बिकॉज उन्हीं में एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा होता है। इवेंचुअली अल्सरेशन भी हो सकती है, या फिर गैंग्रीन भी हो सकती है। अल्सरेशन कहाँ कॉमन होती है? टोज़ के बीच में, डॉर्सम ऑफ द फुट पर, शिन के करीब, ठीक है ना। कलर, टेम्परेचर, सेंसेशन एंड मूवमेंट। देखो ना, एकदम से अगर इस्कीमिया हो जाए ना बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना, तब तो फुट कोल्ड होगा ना, ठंडा होगा, ब्लड सप्लाई नहीं है, वाइट है क्योंकि ब्लड नहीं आ रहा, मसल्स को ब्लड नहीं मिल रहा, तो पैरालाइज्ड है, कोई सेंसेशन नहीं है बिकॉज एकदम से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गया है। लेकिन क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया इज़ अ बिट डिफरेंट, ठीक है। और उसमें ना तो पैरालिसिस होती है कॉमनली, और ना ही लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, ठीक है। और अगर आपने लिम्ब को एलिवेट रखा वाइल द पेशेंट वाज वेटिंग फॉर देयर टर्न एट द क्लिनिक, तो क्योंकि उसने एलिवेट किया हुआ लिम्ब में, तो पहली इस्कीमिया था वो वर्सन हो गया बिकॉज अब ग्रेविटी भी हेल्प नहीं करी विद द परफ्यूजन, ठीक है। तो उस वक्त फुट पेल हो जाएगा, ठीक है, राइट, जब तक उसने एलिवेट रखा। और जैसे ही वो बेसिकली हैंग करेगा ना अपने फीट को, तो जो कलर है ना, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू मे बी अ हेल्दी रेडिश ह्यू, वो अब रेडिश पर्पलिश हो जाएगा, बिकॉज पहले ब्लड नहीं जा रहा था क्योंकि वो फुट एलिवेटेड था। जैसे ही उसने फुट को हैंग किया और लेग को हैंग किया ना इंडिविजुअल ने, तो एकदम से ब्लड सप्लाई बढ़ गई बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इस साइन को हम कहते हैं डिपेंडेंट रूबर, यानी डिपेंडेंट पोजिशन में फीट रेड हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो बाकायदा नाम है वो है सनसेट फुट साइन। यानी ओवर हेयर पेशेंट ने अपनी लेग को ना एलिवेट किया हुआ था पिलो से, तो उस दौरानिए में ना उसका फुट वाइट हो गया और ठंडा हो गया बिकॉज ब्लड सप्लाई नहीं है। एंड द मोमेंट उसने बेसिकली अब वो लाइक एलिवेटेड पोजीशन से उठा, और वो बेसिकली ऐसे बैठा कि उसकी लेग्स हैंग करी थी फ्रॉम द बेड, तो एकदम से पर्पलिश और रेडिश हो जाएंगे फीट। इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट रूबर, और इसको हम सनसेट फुट साइन भी कहते हैं बिकॉज ये फुट में साइन मिलता है, राइट। इसके अलावा एक और साइन भी होता है जिसमें हम कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करते हैं। जो हील है ना फुट की, उसको या पिंच करते हैं, जिससे ब्लांचिंग हो जाती है, और फिर जब रिलीज़ करते हैं ना, तो कलर वापस आ जाता है। इट शुडंट टेक मोर देन 2 to 3 सेकेंड्स, लेकिन अगर पेशेंट सिवियरली इस्कीमिक है तो टाइम 10 सेकेंड तक प्रोलॉन्ग हो सकता है। इसके अलावा आप आर्टीरियल पल्सेस भी चेक कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अंदाज़ा भी हो जाता है कि डिज़ीज़ किस लेवल पर है। इसकी कौन सी पल्सेस चेक करनी, ऊपर से स्टार्ट करो ना, फिमोरल, पॉप्लेटियल भी, टिबियल भी, और डोर्सालिस पीडियस भी, ठीक है। अच्छा, ऑफन टाइम्स कुछ लोगों में डोर्सालिस पीडियस पल्सेस होती नहीं है, सो इट शुड नॉट बी, सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी विच शुड बी केप्ट इन माइंड। पॉप्लेटियल पल्सेस को पॉप्लेटियल फॉसा यानी बैक ऑफ द नी में चेक करना होता है, उनको भी पैल्पेट करना मुश्किल होता है, राइट। अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और साथ में आपको लग रहा है कि नॉर्मल फॉसा की कॉन्केविटी नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पर एन्यूरिज्म हो, तो ये बात भी ध्यान में रखनी होती है। समटाइम्स ये होता है कि जब आप पल्सेस को आप पैल्पेट तो कर लेते हैं, हाथ से फील तो कर लेते हैं, लेकिन जब आप उस पर स्टेथ रखते हैं ना, तो आपको बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, आपको ब्रूई सुनाई देती है। ब्रूई क्यों सुनाई देती है? बिकॉज ऑल्दो पल्सेस आ रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर आर्टरी इनफैक्ट स्टेनोटिक होती है, इसलिए फ्लो टर्बुलेंट होता है, इसलिए ऑस्कल्टेशन में ब्रूई सुनाई देती है। समरी बॉक्स में मैंने अच्छे तरीके से फीचर्स को समराइज़ किया हुआ है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, रेस्ट पेन, अल्सर्स बन सकते हैं, गैंग्रीन हो सकती है, सनसेट फुट साइन हो सकता है,
आर्टीरियल पल्सेशन कुड भी डिमिनिश्ड, हो सकता है हुई ना, कैपिलरी रिफिल टाइम स्लो हो सकता है, आर्टीरियल ग्री ऑस्कल्टेट हो सकती है। इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? एक तो आपने कंफर्म करना है कि वैस्कुलर डिजीज़ है भी या नहीं। पहले देखो ना पेशेंट को अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है एथेरोस्क्लेरोसिस है तभी क्रॉनिक लोअर लिम्ब इस्कीमिया है, इसका मतलब है एथेरोस्क्लेरोसिस बाकी बॉडी में भी है। एंड दीज आर जनरली एल्डरली पेशेंट्स जिन्हें और भी कोमॉर्बिड्स होते हैं। तो जनरल इन्वेस्टिगेशन में आपने सारे रिस्क फैक्टर्स को देखना है, विच मीन्स के आपने ब्लड शुगर भी देखनी है, पेशेंट की कंप्लीट ब्लड पिक्चर करवानी है, RFTs देखने हो सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से किडनी डैमेज हो, लिपिड प्रोफाइल करनी है, देखना है कि हाइपरलिपिडीमिया तो नहीं है, ECG भी करनी है देखने के लिए कहीं कोई IHT ना हो या मे बी कोई डिसरिथमिया ना हो, ABGs भी आप करवा सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशंस करना इंपॉर्टेंट होता है, ये जनरल है। लेकिन आप डायग्नोज किस बेसिस पर करते हैं? डॉपलर अल्ट्रासाउंड, इमेज भी है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इस केस में उन्होंने डॉपलर अल्ट्रासाउंड और स्फिग्नोमैनोमीटर के ज़रिए वो एक इंडेक्स कैलकुलेट करें, जो कि इंपॉर्टेंट होता है वो, बिकॉज इससे ना डॉपलर अल्ट्रासाउंड से ना आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सिनोसिस है या नहीं। नॉर्मली आप अल्ट्रासाउंड करते हैं एक नॉर्मल आर्टरी का तो आपको ट्राईफेजिक सिग्नल्स वापस मिलते हैं, लेकिन अगर सिनोसिस है तो मोनोफेजिक भी हो सकते हैं, बाईफेजिक भी हो सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट सेंसिटिव। इसलिए आप एक इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं विच हैज़ सम क्वान्टिटेटिव वैल्यू। दिस इज़ नोन एज दी एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, जिसमें आप ना ब्रेकियल वेन कौन सी होती है? आर्म वाली, जहाँ पर आप नॉर्मली प्रेशर लेते हैं। तो ब्रेकियल वेन यानी आर्म के लेवल पर आप BP लेते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर नोट डाउन करते हैं, ठीक है। फिर एंकल के लेवल पर आप BP लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो लोअर लिम्ब की वेसल्स है ना, जो यानी कि यहाँ क्या होता है, टिबियल होती है एंड पेरोनियल होती है, डॉर्सालिस वीरस होती है। तो आप जब यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर लेते हैं ना BP मेजरिंग सिग्नोमैनोमीटर के ज़रिए, तो आपका मकसद होता है कि देखना है कि हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर क्या है लोअर लिम्ब में। तो आपने BP मेजर किया एट द लेवल ऑफ द आर्म ताकि आपको पता चले कि ब्रेकियल के लेवल पर हाईएस्ट, ब्रेकियल आर्टरी नॉट वेन, ब्रेकियल आर्टरी के लेवल पर सिस्टोलिक प्रेशर किया है। फिर आपने एंकल के लेवल पर मेजर किया है, और फिर आपने क्या किया है कि एंकल वाला जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसको आपने ऊपर रखा है और नीचे आपने ब्रेकियल आर्टरी के लेवल वाला सिस्टोलिक प्रेशर लिखा है। तो जो इंडेक्स आता है उसको हम कहते हैं एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। नॉर्मली ये होता है इन द रेंज ऑफ 0.9 to 1.4। अगर 0.9 से कम हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई आर्टीरियल लीजन है, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी बुरी है। अगर 0.4 से कम वैल्यू आ रही हो ना एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स की, इसका मतलब है कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक लिम्ब थ्रेटनिंग इस्कीमिया, यानी लंबे अरसे से इस्कीमिया लिम्ब का जो कि थ्रेटन भी कर रहा है उसकी वायबिलिटी को। अब देखो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज एक पेशेंट की एंकल आपने निकाली है एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स और वो नॉर्मल रेंज में आ रही है, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि कोई भी एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशन नहीं है, हो सकता है हो, इट्स नॉट दैट सेंसिटिव। तो फिर आप करते हैं कि आप रेस्टिंग में भी निकालते हैं और फिर पेशेंट को एक्सरसाइज कराने के बाद रीटेस्ट करते हैं। अगर एक्सरसाइज के बाद जो वैल्यू आ रही है ना इंडेक्स की वो 20% से ज़्यादा कम है कंपेयर टू दी इनिशियल वैल्यू, दैट मीन्स कि पेशेंट को कोई ना कोई सिग्निफिकेंट आर्टीरियल लीजन है, ठीक है। एक और ऑप्शन होती है आप साथ में ना टो ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स भी निकाल सकते हैं, वो डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट्स में इंपॉर्टेंट होती है, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दे आर गोइंग टू आस्क यू इज़ डॉपलर अल्ट्रासाउंड ब्लड फ्लो डिटेक्शन, ठीक है, इसके ज़रिए। और इसी डॉपलर अल्ट्रासाउंड ब्लड फ्लो डिटेक्शन और स्फिग्नोमैनोमीटर के ज़रिए आप एक इंडेक्स निकाल सकते हैं नोन एज दी एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, ठीक है। उसकी हमने इंपॉर्टेंस देखी है कि रेस्टिंग वैल्यू क्या होती है और हम एक्सरसाइज के बाद रिटेस्ट क्यों करते हैं। एक और जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं सेकेंड इज़ ड्यूप्लेक्स डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा आप ना एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, नाम पढ़ लें, डिजिटल सबट्रैक्शन परक्यूटेनियस एंजियोग्राफी। मैनेज कैसे करते हैं? मैनेजमेंट को भी हमने जनरल में और स्पेसिफिक में डिवाइड किया हुआ है। जनरल में ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन की, इस फैक्ट की एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है फॉर साइलेंट हार्ट डिजीज़। तो ABR की वैल्यू में थोड़ा सा डिक्रीज़ आए ना तो वो बहुत ही हाईली प्रिडिक्टिव होती है कि पेशेंट को कोई ना कोई कॉरोनरी पैथोलॉजी है। इसलिए जनरल मैनेजमेंट में हम बताऊँ क्या करते हैं, ये पढ़ लें, क्लॉडिकेशन इज़ ऑफन अ मार्कर ऑफ साइलेंट कॉरोनरी आर्टीरियल डिजीज़। यानी क्लॉडिकेशन जाहिर सी बात है एक प्रॉब्लम है बिकॉज इट कैन प्रोग्रेस टू रेस्ट पेन और बाद में अल्सर्स बन सकते हैं, लेकिन वो एक और चीज़ को भी इंडिकेट करिए विच इज़ कॉरोनरी यानी हार्ट डिजीज़, कॉरोनरी आर्टरीज की इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इसलिए जो नॉन सर्जिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है ना उसमें जब आप क्लॉडिकेशन के रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करते हैं ना तो आप कार्डियोवैस्कुलर मोबिलिटी के रिस्क को भी कम करते हैं। क्या क्या करते हैं आपने? सबसे पहले ना रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन करनी होती है, स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने छुड़वाना है।
ग्लाइसीमिक कंट्रोल को इम्प्रूव करना है, एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करनी है अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, अगर पेशेंट की लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है तो स्टैटिन स्टार्ट करने हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन करानी है. दिस गोज़ अ लॉन्ग वे एज़ फार एज़ रिड्यूसिंग कार्डियोवास्कुलर मोबिलिटी इज़ कंसर्नड. बाकायदा स्ट्रक्चर्ड किस्म का एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करवाना है, ठीक है, जिसमें 3 महीने हफ्ते में कम से कम 2 घंटे के लिए एक्सरसाइज करनी है और वेट लॉस भी. ड्रग्स में ना प्रोफेलेक्टिकली अगर एक पेशेंट को इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है ना, तो इन एडिशन टू द रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जैसे कि क्लोपिडोग्रेल है या एस्पिरिन है, लो डोज में प्रोफेलेक्टिक जो है ना. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ना ऑप्शंस आ रही है जिसमें हम एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉर्ट ऑफ लाइक मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल स्नोसिस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. उसमें हमारे पास ना एंडोवैस्कुलर टेक्निक्स है और ओपन सर्जरी है. एंडोवैस्कुलर सर्जरी नहीं होती बेसिकली, ठीक है. एंडोवैस्कुलर टेक्निक पे नाम पढ़ लेते हैं. ये लिखा हुआ है इन्होंने, परक्यूटेनियस यानी स्किन के ज़रिए आपने किसी चीज़ को इंसर्ट किया, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल ल्यूमिन ऑफ आर्टरी के अंदर एंजियोग्राफी, नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसमें बताऊँ क्या करते हैं कि सबसे पहले आप लोकल एनेस्थीसिया से नम करते हैं एरिया को, फिर आप ना एक कैथीटर को इंसर्ट करते हैं फीमोरल आर्टरी में, यानी उसको पंक्चर करते हैं, और फिर आप गाइड वायर को इंसर्ट करते हैं और गाइड वायर के अलॉन्ग आपने ना बलून कैथीटर को इंसर्ट करना होता है और पोजीशन करना होता है. कहाँ पर पोजीशन करना होता है? जहाँ पर सिनोसिस है. नाम इंपॉर्टेंट है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोग्राफी, जिसमें लोकल एनेस्थीसिया का रोल है, जिसमें पंक्चर ऑफ फेमरल आर्टरी का रोल है, गाइड वायर का रोल है, बलून कैथीटर की पोजीशनिंग का रोल है. और जब वो सही जगह पर पोजीशन हो जाता है ना, तब बलून कैथीटर को, यहाँ पर उन्होंने शो भी किया हुआ है, बलून कैथीटर को इन्फ्लेट किया जाता है ताकि डायलिटेशन हो जाए उस एरिया में जहाँ पर आर्टरी स्टेनोज्ड है. समटाइम्स ये होता है कि डायलिटेशन इज़ नॉट सफिशिएंट, तो मेटालिक स्टेंट्स भी डालने पड़ते हैं, ठीक है. ये जो है ना इन्होंने शो किया हुआ है, ये हमारे पास बलून कैथीटर है, ये इन्फ्लेटेड बलून कैथीटर है, ये बलून कैथीटर के अंदर एक स्टेंट भी पड़ा हुआ है, ठीक है, बिकॉज समटाइम्स उसकी ज़रूरत पड़ जाती है. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? एक तो फेलियर हो सकता है कि आपने कोशिश की बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल, डायलिटेशन ही नहीं हुई, स्टेंट के बावजूद भी. ये हो सकता है ब्लीडिंग हो जाए, ब्लीडिंग की वजह से पीछे हीमाटोमा बन जाए. हो सकता है जो चीज़ आपने डिसलॉज करने की कोशिश की उसने आगे चली गई, ठीक है. और इसका नुकसान ये होता है कि जब आपने एक बार एंडोवैस्कुलर टेक्निक को अटैम्प्ट किया और वो फेल कर गई तो ओपन सर्जरी भी मुश्किल हो जाती है. ऑपरेटिव में हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, एक होती है बाईपास, एक होती है हमारे पास एंडार्ट्रेक्टमी. हम कब करते हैं ओपन सर्जरी की तरफ? हम कब जाते हैं? अगर बहुत ज़्यादा बैड वैल्यू आ रही हो ABR की, यानी लेस दैन 0.4, विच मीन्स कि इट इज़ क्रॉनिक लिम्ब थ्रेटनिंग इस्कीमिया, या ऐसी, या फिर आप एंजियोप्लास्टी एंडोवैस्कुलर टेक्निक अटैम्प्ट कर चुके हैं, डिड नॉट वर्क, सो यू हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है. अब देखो ना, एओर्टो आइलिक ऑक्लूजन भी हो सकती है. उसके लिए जो हम बाईपास करते हैं ना वो बहुत सक्सेसफुल होता है, उसका नाम है एओर्टो बाईफीमोरल बाईपास. और भी ऑप्शंस होती हैं बट दिस इज़ वेरी गुड, आई विल शो इट टू यू. इसमें जो हम ग्राफ्ट यूज़ करते हैं ना उसको हम कहते हैं डायक्रॉन ग्राफ्ट. आई विल शो दैट टू यू फर्स्ट. देखिए ये डायक्रॉन ग्राफ्ट है और ये बाइफिकेटेड है. इसकी क्या वजह है? बिकॉज वी स्टेटेड कि एओर्टो आइलिक में यूज़ हो रहा है ना, यानी ये एओर्टा है, ये इसकी 2 आइलिक ब्रांचेज हैं, यहाँ पर ऑक्लूजन है. तो जाहिर सी बात है बाईपास आप किस प्रॉक्सिमल लेवल से करेंगे ना और इसकी तरफ करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 रास्ते चाहिए. इस आर्टरी को भी कनेक्ट करना है ऊपर से और इस आर्टरी को भी ऊपर से कनेक्ट करना है, इसलिए हम ये बाइफर्केटेड ग्राफ्ट यूज़ करते हैं, नोन एज द डायक्रॉन ग्राफ्ट इन केस ऑफ एओर्टो आइलिक डिजीज़. इसके अलावा और बहुत सारे ग्राफ्ट्स की ऑप्शंस भी होती हैं. इसको हम इसीलिए एओर्टो बाईफीमोरल कहते हैं ना, बिकॉज एओर्टा को दोनों फीमोरल आर्टरीज के साथ कनेक्ट किया जाता है.